Today we are going to discuss about debentures. Debentures क्या होते हैं? बेटा जब हम कंपनी में पैसा एज अ लोन इन्वेस्ट करते हैं उसको डिबेंचर्स बोलते हैं. इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें FDR इशू करता है. इन द सेम वे अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन से एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट बोरो करता है और उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट इशू करता है दैट इज टर्म्ड एज डिबेंचर्स. अब डिबेंचर्स और शेयर में क्या फ़र्क होता है? डिबेंचर्स के फीचर ये हैं कि जो डिबेंचर हैं इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वेदर अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट और लॉसेस. इट मीन्स वी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. और जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है. अब शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? जो शेयर्स होते हैं इनके ऊपर जो रिटर्न मिलती है दैट इज टर्म्ड एज डिविडेंड और डिबेंचर्स के ऊपर जो हमें रिटर्न मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं. डिबेंचर होल्डर्स जो हैं दे आर जस्ट लाइक द लेंडर्स. ओके. और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट बट शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं. टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट्स में. सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है कि इन केस अगर कंपनी वाइंड अप करती है वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर कर सकती हैं. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का दूसरा नाम नेक्ड डिबेंचर्स भी है. दे डोंट हैव एनी राइट टू टेक ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इररिडीमेबल. रिडीमेबल वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके पैसे कुछ टाइम के बाद वापस कर दिए जाते हैं. इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिनके पैसे वापस नहीं किए जाते. और रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड और बेयरर. रजिस्टर्ड का मतलब है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है. मान लो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं ट्रांसफर डीड पे साइन करूंगा तो वो प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी. इन द सेम वे बेयरर डिबेंचर जस्ट लाइक द बेयरर चेक, जिसके पास है होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी द रियल ऑनर. अब बेयरर डिबेंचर्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, जिसके पास है वो ऑनर है. कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होते हैं आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक होते हैं आपके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं जिनको कुछ टाइम के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो हैं कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल. नॉन कन्वर्टिबल जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते. अब जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है. तो इसकी पहली एंट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं और एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हुई तो पहली एंट्री क्या आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. अब शेयर के केस में हम क्या करते थे? हम करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो पैसा हम कंपनी शेयर इशू करके रेज करती है वो कंपनी की कैपिटल है, लेकिन जो पैसा डिबेंचर इशू करके रेज करती है वो कंपनी की कैपिटल नहीं है, वो लायबिलिटी है. एंट्री आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर. मीन डिबेंचर के आगे लिखा होता है 10%, 8%. क्या मतलब है? इस प्रीफिक्स का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज फिक्स्ड. अब उसके बाद अलॉटमेंट मनी आपको पता है कि पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं. फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं. अब डिबेंचर्स को हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे. और आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें नहीं बताया गया कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं? वो आपका किस में इंक्लूड है? अलॉटमेंट मनी. अगर डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे,
उसका इम्पैक्ट भी आपका किस पे आता है, अलॉटमेंट पे। एंट्री आएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब आपको पता है जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, एक तरह का लॉस है, इसको हम डेबिट करेंगे। एंट्री आएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्लियर? अब डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? डिबेंचर, जिन डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ से कम का है उनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। जिन डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है उनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करते हैं। और अगर हम करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं, बिजनेस टेक ओवर करते हैं, लायबिलिटीज लेते हैं, एंट्री आएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर कौन होते हैं? जिनसे हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं, जिसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। और अगर आपकी नेट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, इट मीन हमें क्या हो रहे हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और कैपिटलाइज प्रॉफिट्स कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर हमारे नेट एसेट ज़्यादा हैं और परचेज कंसिडरेशन कम है, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर हम जो ज़्यादा पे कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ड्यू टू गुडविल। और जब हम वेंडर्स को डिबेंचर इशू करते हैं, एंट्री क्या आती है? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर अब मान लो आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस। अब आपको पता है परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर हम एक कंपनी से उसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमने कितने का नेट अमाउंट ड्यू की है देने वाली, वो परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस के साथ डिवाइड कर देना है, यू विल गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होंगे, 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, इशू प्राइस 90 होगी। और अगर मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है और हम इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, then issue price will be 110. Is it clear? I think all of you are clear about it.